नमस्ते। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 हजार वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हमने ये नक्शे के बारे में जाना कि मानचित्र कैसे बनाया गया। इसके पश्चात हमने नई और पुरानी शब्दावली पढ़ लिया था। इतिहासकार और उनके स्रोत पढ़ लिए थे। और ये कागज़ का मूल्य, पहले कागज़ को कितने महंगा होता था और अभी सस्ता होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये लिपि पढ़ ली थी, किस तरह से लिखा जाता था। अब हम पढ़ेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। देखो, 700 से 1750 जब 1000 वर्ष का साल होता है, तो ये जो साल है, ये जितने भी इतिहासकार हैं उनके आगे वो चुनौती रखता है, क्योंकि इस पूरे काल में बहुत सारे परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय अस्त्रों यानी बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। अब इस 700 से 1750 के एक वर्ष के अंदर क्या क्या अंतराल परिवर्तन हुए। सिंचाई में रहट का उपयोग होने लगा, कताई में चरखे का उपयोग होने लगा और युद्ध में बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया और कई नए तरह का खान पान आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। तो अब ये कैसे आई हमारे यहाँ पे, ये सब आलू, मक्का, मिर्च और ये जो सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, बारूद वाले हथियार, इनका प्रयोग कैसे होने लगा। अलग अलग देशों से अलग अलग लोग आए, तो उनके साथ विचार आए, नए विचार आए, साथ में ही वो ये सब कुछ भी लेकर आए। परिणाम स्वरूप ये काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा। इसका क्या परिणाम निकलता है कि इसमें आर्थिक परिवर्तन भी हुए, राजनीतिक परिवर्तन भी हुए, सामाजिक परिवर्तन भी हुए और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। जब हम अध्याय 5, 6, 7 पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम कुछ जानेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। जो ये चल रहा था साल 700 से 1750 के बीच का समय, इस समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने लगे थे, बहुत ज़्यादा आने जाने लगे थे। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस उपमहाद्वीप में, कौन से, भारत में, अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए बहुत सारी यहाँ पे संभावनाएं थी। यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। वो जो बहुत सारे समूह बन के आ रहे थे ना, तो उनमें सबसे ज़्यादा किसका महत्व बढ़ा, राजपूत का, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। 8वीं से 14वीं सदी के समय में ये जो राजपूत शब्द है किसके लिए प्रयोग होता था, जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो अब राजपूत शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता था। देखो, राजपूत शब्द के अंतर्गत राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। और राजपूत जिसका नाम क्या है, राजपुत्र, राजा का पुत्र। और ये कब प्रसिद्ध हुआ, 8वीं से 14वीं सदी के बीच। और ये किसके लिए प्रयोग होता था, क्षत्रिय वर्ण का जो होने का दावा करते थे उनके लिए ये प्रयोग होता था, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों से। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। जो कवि और चारण थे ना, वो राजपूतों की आचार संहिता उनके आचरण के बारे में, संहिता एक तरह से पूरा सार, और उनके प्रबल पराक्रम उनकी वीरता और उनकी स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। देखो, राजनीतिक दृष्टि से महत्व उनको राजनीति के क्षेत्र में
कोई ना कोई महत्व मिले। इस अवसर का लाभ किस किसने उठाया? मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, इन लोगों ने भी इसका लाभ उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। जो 700 से 1750 का जो समय है, उस समय क्या विशेष कार्य हो रहा था? जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब आप देखेंगे पर्यावास जो है थोड़ा डार्क लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है पर्यावास। ये पर्यावास इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। मतलब कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ के किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण, मतलब वहाँ के चारों ओर का आवरण कैसा है, वहाँ लोगों का रहन सहन कैसा है, सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली कैसी है, इसका ये पर्यावास का अर्थ है। तो पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। मतलब पर्यावास मतलब वहाँ की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, वहाँ के पर्यावरण में परिवर्तन हुआ, तो इस कारण जो बहुत से वनवासी थे उनको क्या करना पड़ा? अपना घर मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे थे। तो कृषकों के समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। तो कृषकों के जो ये नए समूह थे ना, वो क्या हुआ? क्षेत्रीय जो बाजार थे, वो मुखिया, पुजारी, मठ और मंदिरों से प्रभावित होने लगे थे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। वो बड़े बड़े समाज के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। जो किसान थे उन्हें क्या करना पड़ता था? कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। बेगार मतलब उनकी नौकरी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। तो किसानों के बीच क्या हुआ? आर्थिक और सामाजिक अंतर आने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, मवेशी मतलब पालतू पशु, और कुछ लोग खेती में खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। लेकिन जैसे समाज बढ़ने लगा, उनमें अंतर बढ़ने लगी, लोग जातियों और उपजातियों में बढ़ गए और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे, मतलब ये परमानेंट नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। मतलब किस व्यक्ति का किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता है, मतलब कितना पैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, उनके पास कितने संसाधन है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। मतलब एक ही जाति है, जैसे ब्राह्मण है, तो उसका अगर वो जिस कार्य में निपुण है वो उस कार्य को कर सकता था, और कोई एक दूसरा ब्राह्मण है वो किसी और कार्य में निपुण है तो वो कोई और कार्य कर सकता था। मतलब एक ही जाति के अलग अलग क्षेत्र में दर्जा हो सकता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने नियम बनाती थी। मतलब अपने सदस्य, उनके जो घर के सदस्य हैं, उन पे उनके व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। तो नियमों का पालन कराने के लिए बड़े बुजुर्गों की एक जो सभा होती थी वो उनका पालन करवाती थी, उसे क्या कहा जाता था? जाति पंचायत। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गाँवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँवों के रिवाजों का पालन भी करना होता। अब जातियों को जो अपने निवास के जो गाँव के जो रिवाज है ना, उनका भी पालन करना होता था, और उनके मतलब जो सदस्य जो नियम बनाते थे उनका भी पालन करना होता था। इसके अलावा कई गाँवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मतलब जो जैसे हमारे यहाँ नगर पालिका है, तो ये जैसे अभी हम नरेंद्र मोदी की बात मान रहे हैं, वो जो ऑर्डर कर रहे हैं कि आपको घर में रहना है तो हम घर में रह रहे हैं। तो इसके अलावा कई गाँवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किस राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और ये आपने पर्यायवास का अर्थ देखा। इसके अलावा आप ये रहट, चित्र नंबर 3, ये आप रहट का चित्र देख रहे हो। इस तरह से ये कुओं से पानी निकालने के लिए रहट बनाई जाती थी। ये रहट
अब हम कल पढ़ेंगे क्षेत्र और साम्राज्य। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।